हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। इसको हम कहते हैं RCR भी कहते हैं। ओके। सबसे पहले हम समझते हैं जो मैरिज जो एशियन टाइम में थी वो एक पवित्र रिश्ता माना गया है। ओके गाइस। जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स है ये जो मैरिज को इकट्ठा करके रखने के लिए है। ओके। मैरिज को जोड़ने के लिए है। ओके। मैरिज और मेल और फीमेल के बीच में जो थी वो एक पवित्र रिश्ता माना गया है। ओके गाइस। इससे ही आगे गृहस्थी बढ़ती है। ठीक है। कई बार क्या होता था कि कोई भी एक छोटे से झगड़े की वजह से जो पर्सन थे, मेल थी या फीमेल थी, हस्बैंड थी या वाइफ थी, वो ना अपना घर जो छोड़ के चले जाते थे और वापस आते ही नहीं थे। ड्यू टू ये देखते हुए हमारे जो लॉस मेकर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसे छोटे छोटे झगड़ों के लिए मैरिज का टूट जाना अच्छा नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमारे जो लॉ में एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की डिक्री डाली। इससे क्या होता है, इससे होगा कि जो छोटे छोटे झगड़ों के लिए चले जाते हैं लोग, थोड़ा टाइम डालकर बीच में अगर उनको लगता है कि हाँ वापस मैरिज को हैबिटेट करनी चाहिए तो वो वापस आ सकते हैं। ओके गाइस। जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट है ये मैरिज को जोड़ता है, इसीलिए ये एक पॉजिटिव रिलीफ भी है। ये एक पॉजिटिव रिलीफ है। जैसे कि डिवोर्स है वो मैरिज को तोड़ता है, इसीलिए डिवोर्स जो है वो नेगेटिव रिलीफ है, वो मैरिज ख़त्म कर देता है। ओके। जो हमारे पिछले टाइम में जो मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो था कि रूहों का मिलन होता था, वो ऐसा मानते थे, स्पिरिचुअल रिलेशन था मैरिज का। ओके। लेकिन आज के समय में क्या है, एज़ वेल एज़ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। आज के ज़माने में मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट भी माना गया है और स्पिरिचुअल रिलेशन भी माना गया है। लेकिन पीछे क्या होता था, पिछले टाइम में यही होता था कि अकेला स्पिरिचुअल रिलेशन ही माना गया था मैरिज को। ओके। हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट पे फोकस करते हैं। पर्पस ऑफ मैरिज, स्पाउस लिविंग टुगेदर, कि जो व्यक्ति थे वो इकट्ठे रहें, छोटी छोटी बातों पे ना लड़ें, अगर लड़ भी लेते हैं तो आपस में सुलह कर लें। ऐसा ना हो कि वो घर छोड़ के चले जाएं और मैरिज को ख़त्म कर दें। ओके। अगर कहते हैं कि एनी वन ऑफ स्पाउस रिफ्यूज़ टू लिव टुगेदर विदाउट एनी रीज़न, कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्पाउस, लाइक मेल हो चाहे फीमेल हो, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर वो किसी दूसरे स्पाउस को, जैसे कि वाइफ है वो हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है विदाउट एनी रीज़न, तो हमारे पास एक लीगल रेमेडी है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट की सेक्शन 9 की, कि हम उसको वापस लेके आ सकते हैं एज ए लीगल वे बाय द लॉ। ओके गाइस। विदाउट एनी रीज़न इसमें मेंशन किया गया है। विदाउट एनी रीज़न मींस छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि गाइस पीछे एक मूवी आई थी थप्पड़ देखी होगी आपने मूवी, आई होप। कि उसमें क्या हुआ था, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति ने उसमें क्या हुआ था, उसमें जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा था एक। इसके लिए जो वाइफ ने है वो डिवोर्स का केस फाइल कर दिया था। ओके। जो हस्बैंड ने उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट की डिक्री डाली थी वाइफ को वापस लेके आने के लिए। ओके गाइस। यही है कि छोटी छोटी बातों पे अगर कोई स्पाउस जो है वो घर छोड़ के चला जाता है तो उसको वापस लेके आने के लिए हम लॉ की हेल्प भी ले सकते हैं। ओके। लीगल प्रोसेस इज़ फॉलो टू कम बैक। ये लीगल प्रोसेस है कि उसको वापस लेके आने के लिए। इसी के कहते हैं RCR। अगर कोई स्पाउस दूसरे स्पाउस को विदाउट एनी रीज़न छोटी छोटी बातों पे झगड़ के लड़के अपने घर चला जाता है और वापस आने का नाम नहीं लेता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट में एक डिक्री केस फाइल कर सकते हैं कि उसको वापस लाने के लिए। और उसको वो बात माननी पड़ेगी, अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि हाँ, उसको लगा कि हाँ ये सही रीज़न है कि इस रीज़न पे उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, फिर वो रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट की डिक्री पास करेगी कोर्ट। और फिर वो उसको कहेगी, जो स्पाउस छोड़ के गया है उसको कहेगी
कि वापस कोहैबिटेट करो और वापस मैरिटल ओब्लिगेशन फॉलो करो। सो सेक्शन 9 में हम जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स है, ये 2 वर्ड्स हैं, रेस्टिट्यूशन अलग है, कंज्यूगल राइट्स अलग है। रेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है रिस्टोर बैक, वापस आना। कंज्यूगल राइट्स का मतलब होता है मैरिटल ओब्लिगेशन फॉलो करना, जो मैरिज के सभी ओब्लिगेशंस होते हैं उनको फॉलो करना, लाइक इकट्ठे रहना और कोहैबिटेट करना। ओके, कोहैबिटेट मीन्स कि मैरिटल ओब्लिगेशन सारी परफॉर्म करना, लाइक इकट्ठे रहना, ठीक है, साथ देना। सो ये कोहैबिटेट में ही आता है। सो ये 2 वर्ड्स से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोर बैक एंड कंज्यूगल राइट्स मीन फॉल परफॉर्म द मैरिटल ओब्लिगेशन। सो आरसीआर एक पॉजिटिव रिलीफ है क्योंकि ये मैरिज को जोड़ कर रखती है। ओके, एसेंशियल फॉर डिक्री ऑफ आरसीआर। आरसीआर की डिक्री के लिए क्या क्या होना चाहिए? अगर किसी ने आरसीआर की डिक्री डालनी है तो क्या क्या चीज़ें आरसीआर में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ये होनी चाहिए कि आरसीआर की डिक्री हम डाल सकें? सबसे पहले तो मैरिज जो है वो वैलिड होनी चाहिए। वैलिड मैरिज मींस सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का, ये डील करता है कंडीशंस और सेरेमनीज ऑफ द मैरिज कि कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए मैरिज की। हम इस पर भी अलग से टॉपिक बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कंडीशंस पे और सेरेमनीज़ पे कौन कौन सी सेरेमनीज़, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ताकि एक वैलिड मैरिज हो, ठीक है। वो सबसे पहले तो वैलिड मैरिज होनी चाहिए। सेकंड है बोथ स्पाउस मस्ट बी अलाइव, दोनों स्पाउस ज़िंदा होने चाहिए। ओके, और जो स्पाउस है वो एक दूसरे की, जो स्पाउस है जो छोड़ के गया है वो दूसरे की सोसाइटी में ना आना चाहता हो, उसको छोड़ के चला गया हो, ठीक है। और विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर्स, अदर स्पाउस की सोसाइटी में से वो चला गया हो, ठीक है। उसको रिफ्यूज़ कर दिया हो कि इकट्ठे रहने से मना कर दिया हो उसने, ठीक है। और रिफ्यूज़ टू परफॉर्म द मैरिटल ओब्लिगेशंस, सभी मैरिटल ओब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर दिया हो उसने, उसको कंपनी देने से मना कर दिया हो। ओके, जो ये विड्रॉल है, जो छोड़ के जाना है, वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गया होना चाहिए बंदा। ये नहीं है कि किसी ने कंपेल किया हो कि तू छोड़ के चला जा। जो बंदा है वो अपनी मर्ज़ी से अगर छोड़ के गया है तभी रेस्टिट्यूशन की कंज्यूगल राइट की डिक्री हो सकती है। सच विड्रॉल मस्ट बी परमानेंट, जो छोड़ के गया है वो इस इरादे से, इस इंटेंशन से छोड़ के गया होना चाहिए कि वो परमानेंट छोड़ के चला गया, वो वापस आएगा ही नहीं आएगा। ओके, ये भी ज़रूरी होना चाहिए। अगर कोई टेम्परेरी छोड़ के जाता है, अगर कोई टेम्परेरी लिविंग द मैट्रिमोनियल होम विद नो इंटेंशन टू विड्रॉल परमानेंटली, अगर कोई टेम्परेरी थोड़े समय के लिए कहीं गया है, जैसे कि एक वाइफ है वो अपने मायके गई है थोड़े समय के लिए, कि जैसे 10 दिनों के लिए, फिर वो कह रही है वापस आ जाऊंगी मैं। सो ये हम ये नहीं मान सकते कि उसकी इंटेंशन है कि वो परमानेंटली छोड़ के चली गई। ओके गाइस, फिर हम डिक्री नहीं पास करके, अगर वो थोड़े टाइम के लिए छोड़ के चली गई है तो फिर हम आरसीआर की डिक्री नहीं डाल सकते। ओके, सो वन स्पाउस कंपेलिंग टू अदर टू लीव द मैट्रिमोनियल होम इज़ नॉट इज इक्वल टू विड्रॉल द लेटर फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द फॉर्मर। सो बस इसमें यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गया होना चाहिए और परमानेंटली छोड़ के गया होना चाहिए, तभी कंज्यूगल राइट की डिक्री पास हो सकती है। इसमें हम लिख देते हैं मस्ट बी वॉलंटरली एंड परमानेंट इंटेंशन से और वॉलंटरी छोड़ के गया होना चाहिए। अगर वो थोड़े समय के लिए छोड़ के गया है फिर हम आरसीआर की डिक्री नहीं डाल सकते, वो अपने आप वापस आ जाएगा। विड्रॉल विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, कोई स्पेसिफिक रीज़न ही नहीं है छोड़ के जाने का। स्पेसिफिक रीज़न कि वो बिना मतलब से छोटी छोटी बातों पे छोड़ के चला गया परमानेंटली, छोटी छोटी बातों पे लिए। ओके, विदाउट एनी रीज़नेबल कोज, स्पेसिफिक रीज़न लिख सकते हैं और रीज़नेबल कोज भी लिख सकते हैं। रीज़नेबल कोज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फिज़िकल वायलेंस है, उसने कोई फिज़िकल वायलेंस नहीं की,
ठीक है, उसने कोई फिज़िकल वायलेंस नहीं की, उसने कोई फिज़िकल वायलेंस नहीं की, उसने कोई इंस्टिगेट नहीं किया उसको, उसने कोई हरासमेंट नहीं की। ओके, वो कोई एडिक्ट नहीं है ड्रिंक का, ड्रग्स का एडिक्ट नहीं है, उसने कोई झूठ नहीं बोला। ये सभी रीज़नेबल क्लोज हैं कि ड्रिंक करना, ठीक है, ये अगर ये सभी चीज़ें होती हैं, ड्रिंक करना, वो ड्रिंक करके उसको मारता है, फिज़िकल वायलेंट करता है, ये सभी चीज़ें सीधा डायरेक्ट एज ए डिवोर्स की डिक्री बन जाती है। फिर वो तो छोड़ के जाने, अगर वो छोड़ के चली जाती है फिर सीधा वो डिवोर्स फाइल करेगी ना। बस यही कहा गया कि इन बातों को छोड़कर आगे वो निकी छोटी छोटी बातों पे अगर वो घर छोड़ के चली जाती है विदाउट एनी रीज़नेबल कोस। रीज़नेबल कोस मैंने आपको बता दिया, फिज़िकल वायलेंस होगी, हरासमेंट होगी, इनके अलावा कोई छोटी छोटी बातों पे चला जाता है तब हम आरसीआर की डिग्री परफॉर्म कर सकते हैं। ओके गाइस, सो बर्डन ऑफ प्रूफ किसको प्रूफ करना पड़ेगा? ये जो है रिस्पोंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उसको छोड़ के क्यों आया, क्यों आई, किस रीज़न के लिए उसको छोड़ कर आई, किस रीज़न के लिए उसको छोड़कर आई है, किस रीज़न के लिए उसको छोड़कर आया है। ओके गाइस, ये रिस्पोंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, उसको आंसर देना पड़ेगा। ओके, सो अगर वो आंसर देता है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसका आंसर सही है, ठीक है, अगर जो पिटिशनर है जिसने कि अगर वो प्रूफ कर देती है तो ठीक है, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाती तो जो कोर्ट है वो स्पाउस को कहेगी जाकर फिर से कोहैबिटेट करो, फिर से उसके पास रहो। अगर वो चली जाती है तो ठीक है, अगर वो नहीं जाती तो कोर्ट क्या है, कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकता कि तुम जाओ ही जाओ। वो उसकी विलिंग है, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। कोर्ट उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है आरसीआर की। वो बस कह सकता है कि हाँ आप जाकर कोहैबिटेट करो। अगर वो नहीं जाना चाहती, फिर भी नहीं जाना चाहती, तो वो फिर स्पाउस की मर्ज़ी है, वो जाए चाहे ना जाए। अगर वो प्रूफ कर देती है कि हाँ मैं इस रीज़न के लिए छोड़ के आई हूँ, तो वो फिर मेंटेनेंस के लिए भी कह सकती है। मेंटेनेंस किस किस में मिल सकती है इसको? मेंटेनेंस बोथ वाइफ और हस्बैंड को मिल सकती है। ओके, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 23 जो है सेक्शन 23 है, उसमें मिल सकती है। ओके, सो वाइफ कैन मेंटेन अंडर द सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके गाइस, तो इफ़ेक्ट ऑफ द नॉन कंप्लेंस ऑफ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन, इफ़ेक्ट क्या होगा अगर वो डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉलो नहीं करती। ओके, अगर वो डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉलो नहीं करती या करता, ओके, सो वो जो कोर्ट है उसको कंपेल नहीं कर सकती कि आप वापस जाओ ही जाओ, वो कंपेल नहीं कर सकती। वो उसको कह सकती है कि हाँ बस आप जाओ और परफॉर्म करो मैरिटल ऑब्लिगेशन। अगर वो फिर से नहीं जाती तो जिस स्पाउस ने पिटीशन डाली होती है, जिस स्पाउस ने रेस्टिट्यूशन की पिटीशन जो है, रेस्टिट्यूशन का केस डाला होता है, आफ्टर द 1 ईयर उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 13(1)(a) क्लोज 2 के अंदर। ओके, अगर रेस्टिट्यूशन की डिक्री को 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो जिसने रेस्टिट्यूशन की डिक्री डाली होती है वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 13(1)(a) क्लोज 2 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके गाइस, सो अगर वो 1 साल के अंदर आ जाती है वापस तो ठीक है, अगर वो नहीं आती या आता तो जो दूसरा स्पाउस है जिसने पिटीशन डाली होगी वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकता है और उसको डिवोर्स मिल जाएगा। सो मैट्रिमोनियल होम, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। मैट्रिमोनियल होम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता था कि हमारे जो एशियन मैट्रिमोनियल होम्स को लेकर भी कई झगड़े होते हैं। ओके, वो कैसे कि जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं, वाइफ की जॉब लग गई, जैसे हस्बैंड और वाइफ जलंधर में रह रहे हैं
और वाइफ़ की जॉब लग गई, जैसे कि दिल्ली में जॉब लग गई, वाइफ़ कह रही है मैंने जॉब करनी है दिल्ली में जाकर, ठीक है। वो वाइफ़ क्या है, वाइफ़ दिल्ली में चली गई और जो हस्बैंड है वो यहीं पे रह गया। हस्बैंड की यहीं जॉब है और दिल्ली में जॉब है, वो वाइफ़ की जॉब दिल्ली में जो है वो वाइफ़ की जॉब है। सो इसमें पहले क्या होता था कि हस्बैंड जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट की डिक्री डालकर वाइफ़ को वापस बुला लेता था जलंधर में, वाइफ़ को वापस बुलाता था जहाँ पे वो रहता था, कि वो कहता था इसको काम नहीं करना, ये मेरे पास नहीं रह रही है, विदाउट एनी रीज़न छोड़ के चली गई है मुझे। ये मैट्रिमोनियल होम का कॉन्सेप्ट कि जो एशियन टाइम में यही जो हमारे शास्त्रीस हैं, जो हमारे जो वेदास हैं, ये भी यही कहते हैं कि जो भी मैट्रिमोनियल होम है ये डिसाइड करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड के पास है। डिसाइड करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड के पास है कि कहाँ पे वो दोनों रहेंगे। लेकिन ड्यू टू द सोसाइटी, चेंज इन द सोसाइटी, ये देखा गया है कि जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, जो वाइफ्स हैं, उनके पास भी हक़ है कि कहीं पे भी वो रह सकती हैं, उनके पास राइट टू इक्वालिटी है। ओके, वो कहीं पे भी रह सकती हैं। सो इसलिए जो मैट्रिमोनियल होम का जो है ये स्टेट वाइज स्टेज डिफ़र करता है लाइक कि कोई स्टेट कुछ कहती है, कोई स्टेट कुछ कहती है इस मैट्रिमोनियल होम के जो रिलेटेड है रेस्ट्रिक्शन कंज्यूमर राइट की डिक्री को लेकर। ओके, अगर वो जो फीमेल है ये प्रूफ कर देती है कि हाँ मेरी जो जॉब है वहाँ पे हो रही है और रहना मेरा ज़रूरी है वहाँ पे, तो वो तो जज पे करता है डिपेंड कि वो क्या डिसीज़न देता है। सो यही है सिंपल कि मैट्रिमोनियल होम का जो कंसेप्ट है उसको लेकर भी कई इश्यूज़ होते हैं जिसके लिए RCR की डिक्री फाइल होती है कि वो वापस आने के लिए कहता है, हस्बैंड या वाइफ कहती है उसको वापस आने के लिए, कोहैबिटेट करने के लिए। सो ये भी एक रीज़न है। ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ पे डिपेंड करता है, क्या वो प्रूफ कर देता है, क्या वो प्रूफ नहीं करता, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, सो आई होप you understand RCR. If you have any doubt, go to the comment section. I will definitely answer your question. Okay, so thank you so much.